Hello everyone, welcome to Aptly Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important sources, that is the Hindu and Indian Express. इन दोनों न्यूज़पेपर से जो भी important news है उसको डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. So let's get started. So these are the list of the topic that I'll be discussing. Today is 22nd of August. So the first topic is Project Lightspeed. This is one of the important vaccine related issues which has been trending in the news. And the second topic is Center urged the state for the law on the flood damage. So across like Bihar, Assam, these are the state where major of the flood has been taken place. So accordingly, the center has urged the state government to make a specific law. And the third topic is Thumbi Mahotsavam 2020. This is the first dragon festival. So we'll be discussing this topic as well. And the last topic is post-pandemic futures, right? And apart from this, all the topics that are listed, we'll be discussing the MCQs question and the yesterday's explanation and the correct answer. तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको करेक्ट ऑप्शन जानने का मौका मिले. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptly Academy for Civil Services on YouTube. So let's get started with the first topic, that is Project Lightspeed. This news is there in the Indian Express. You can find this news on the explained page of the Indian Express. फाइज़र की जो वैक्सीन है उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट लाइट स्पीड. बात करें रेलेवेंस की इस तरह की न्यूज़ की तो आपके प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 जहाँ पे साइंस एंड एवरीडे लाइफ जो टॉपिक मेंशन है उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो यूएस की जो फार्मा कंपनी है फाइज़र और जर्मन की बायोटेक कंपनी है बायोनटेक, इन दोनों ने टेस्टिंग स्टार्ट किया है 4 वैक्सीन कैंडिडेट की कोविड-19 के लिए. सो इन दोनों का जो कोलैबोरेशन है दैट इज़ नोन एज प्रोजेक्ट लाइट स्पीड, राइट. तो किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी हो और भी अदर एग्जामिनेशन में, दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट लाइट स्पीड एंड व्हाट इट इज़ स्पेसिफिकली मेंट फॉर एंड व्हाट इज़ द पर्पस, राइट. तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें. उसके बाद जो वैक्सीन कैंडिडेट है दैट वाज वेल टॉलरेटेड. डेमोन्स्ट्रेशन की गई कि इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह की है, तो एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिला. एक जो रेगुलेटरी रिव्यू है उसको अक्टूबर 2020 तक के लिए रखा गया है टू चेक द डिटेल्स कि और किस तरह से वो परफॉर्म करेगी. उसको ध्यान में रखते हुए इम्यून रिस्पॉन्स को देखा जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो फिर इसको फेज 3 जो ट्रायल है उसके लिए दिया जाएगा. व्हाट इज़ प्रोजेक्ट लाइट स्पीड? प्रोजेक्ट लाइट स्पीड की अगर बात करें तो जो वैक्सीन डेवलपमेंट है बेसिकली प्रोग्राम है जो आपको पहले बताया, बायोटेक प्रोप्राइटरी है इसकी और mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो भी कोविड-19 की जो है वो RNA बेस्ड है, राइट. जो प्लेटफॉर्म्स होगी वो RNA बेस्ड होगी एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय द फाइजर ग्लोबली. ये दो लोगों की कोलैबोरेशन है, बायोटेक और फाइजर. तो ये दो नाम भी आप ध्यान रखें. एंड द प्रोजेक्ट हैज़ 4 मेजर वैक्सीन कैंडिडेट, 4 मेजर वैक्सीन कैंडिडेट हैं. इन्होंने स्टार्ट किया था अपना काम मिड जनवरी में आफ्टर द जेनेटिक सीक्वेंसिंग ऑफ द SARS-CoV-2 वाज मेड पब्लिक. तो जो 4 कैंडिडेट हैं उसमें जो 2 इंपॉर्टेंट है वो है BTN1 एंड BTN2. आई एम नॉट स्पेसिफिक राइटिंग 162B, ये आप देख लेना. आई एम मोर और लेस ऑफ फोकसिंग ऑन 1 एंड 2, राइट. तो इन दोनों का ह्यूमन ट्रायल हुआ और बोथ फेजेस में ये फेज़ 1 से फेज़ 2 तक चली गई हैं, बोथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन द जर्मनी. ठीक है, तो BT1 एंड BTN2. नाउ हाउ हैव द ट्रायल प्रोग्रेस्ड? कितना हद तक प्रोग्रेस हुई है इस ट्रायल में जो ये चल रही है? तो अप्रैल 23 को 12 पार्टिसिपेंट्स थे जर्मनी की तरफ से. दे हैव डोज ईदर ऑफ द 2 वैक्सीन एंड ऑन May 5th द फर्स्ट पार्टिसिपेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स वाज गिवन द डोज ऑफ द ईदर ऑफ द वैक्सीन, राइट. एंड इन जुलाई क्या हुआ कि जो BTN1 है, दिस इज 1, एंड BTN2 दे हैव रिसीव्ड द फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन फ्रॉम द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. जिस तरह से हमारे यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट ICMR है और भी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, तो वहाँ पे FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अप्रूव करती है किसी भी ड्रग्स को, राइट. अब बात करें जो की वैक्सीन कैंडिडेट है उनका जो ट्रायल्स के फंडिंग है वर्ल्ड वाइड, तो मैं कुछ 3 नाम आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे. पहली वैक्सीन है फ्रॉम द मॉडर्ना, ये US की तरफ से है एंड दिस इज अ मिड मॉडरेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वैक्सीनेशन. नो सीरियस टॉक्सिसिटी वाज ऑब्जर्व. टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि बॉडी में किसी तरह के उसके इम्पैक्ट नहीं, कोई जो खराब एसिडिक चीज़ें या फिर उसकी जो रिपरकशन है, जो बाई प्रोडक्ट है वो नहीं बन रही है, राइट. कोई टॉक्सिसिटी नहीं देखा गया. नाउ इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो ऑल पार्टिसिपेंट्स जो T सेल्स है, T सेल के बारे में आपको पहले ही बताया, T4 सेल होती है स्पेसिफिकली जो बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती है, राइट. तो हाई डोज देखा गया T4 सेल का, क्योंकि T सेल्स इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइटिंग अगेंस्ट द एनी वायरस दैट इज कमिंग इनसाइड द बॉडी. ऑक्सफोर्ड की है एस्ट्राजेनेका. तो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वहाँ पे फटीग और
हेडेक के तौर पे देखी गई और कोई नो सीरियस एडवर्स इम्पैक्ट वाज ऑब्जर्व्ड। तो एंटीबॉडी सारे पार्टिसिपेंट्स में सेकेंड डोज तक चली और यहाँ पे भी जो टी सेल के रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे रहे 7 डे के बाद से ही। ना फाइजर की जो ड्रग बेसिकली जो वैक्सीन बन रही है दैट इज माइल्ड टू मॉडरेट फीवर, फ्यूअर देन 20 पार्टिसिपेंट्स एंड दैट 7 डे ऑफ द लॉन्ग डे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिसिटी वाज डेवलप्ड। तो ये सबसे सक्सेसफुल है। इंडिया की अगर बात करें तो हमारे पास कोवैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक बना रही है, राइट। और सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड के साथ कोलैबोरेट किया एस्ट्राजेनिका के साथ। सो दे आर ऑल्सो इन द प्रोग्रेस। अभी इंडिया में जो स्टेज है वो फेज़ 2 चल रही है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, बहुत ही जल्द ICMR के डायरेक्टर ने ये क्लियर किया है कि विल बी मूविंग इनटू द फेज़ 3, राइट। फेज़ 3 में जाने के बाद जब फेज़ 3 की ट्रायल सक्सेस हो जाएगी तब फिर इस वैक्सीन की मास प्रोडक्शन होगी, राइट। तो समवेयर क्लोज टू जनवरी और फरवरी विल बी मूविंग टू द फेज़ 3। ना बात करें BTN2 क्या है, तो बेसिकली एक सिंगल न्यूक्लियोसाइड मॉडिफाइड मैसेंजर RNA है जो कि वैक्सीन कैंडिडेट है मोड RNA एंड इट इज मेड अप ऑफ शॉर्ट सेगमेंट। एक शॉर्ट सेगमेंट होती है, जेनेटिक मटेरियल है ऑफ द मैसेंजर RNA, राइट। मैं आपको इसके बारे में इसलिए डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि कई बार UPSC इस पर ही आपको 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकती है। सो ह्यूमन सेल में किस तरह से हार्मलेसली वर्जन बनाया जाए, उस किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को टारगेट करने के लिए इसको बनाया जा रहा है, इस न्यूक्लियोटाइड को, मैसेंजर RNA बेसिकली। And in the case of the spike protein जो SARS-CoV-2 है, in order to activate the immune response against the protein, तो उसको वो बाइंड करेगा and against the course of action would be taken और जो वायरस आई है उसको इनएक्टिवेट कर देगा, राइट। नाउ क्लिनिकल ट्रायल असेसमेंट की अगर बात करें तो बेसिकली जब भी किसी चीज़ की ट्रायल की जाती है, क्लिनिकल ट्रायल होती है, तो उसमें कुछ 3 एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। दिस वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। तो असेसमेंट की अगर बात करें तो 3 है। पहली होती है उसकी रेक्टोजेनिटी किस तरह से है, राइट, कितनी रिएक्टिव है वो। तो एबिलिटी टू प्रोडक्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शंस, राइट, किस तरह से वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है, कॉमन है, एडवर्स है, रिएक्शंस है, वो सारी चीज़ें रिएक्टोजेनिसिटी से चेक होती है। दूसरी होती है इम्यूनिटोजेनिसिटी कि इट्स एबिलिटी टू प्रोवोक द इम्यून रिस्पॉन्स, किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स है उस चीज़ों को चेक किया जाता है। एंड द थर्ड इज द सेफ्टी, हाउ सेफ इज दैट वैक्सीन, राइट। जो क्लिनिकल ट्रायल है उसके ह्यूमन के किसी ऑर्गन में इम्पैक्ट या उसके ट्रायल के बाद पोस्ट रिपरकशन किस किस चीज़ों को हो सकती है, कितना सेफ्टी इशू, ये सारी चीज़ें ट्रायल में चेक की जाती हैं। नाउ व्हाई द कैंडिडेट जो एडवांस की जो है फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल में किस तरह से हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं फाइजर के बारे में, तो फाइजर ने अनाउंस किया था कि जो BTN1 है दे हैव इलेक्टेड द स्ट्रॉन्ग टी रिस्पॉन्स, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया, और जो BTN2 है दैट हैज़ अ सिलर इम्यून रिस्पॉन्स। द स्टडी ऑल्सो कंक्लूडेड दैट बोथ यंगर एंड द ओल्डर अडल्ट, उनमें दोनों में देखी गई जो BTN1 और BTN2 है उन्होंने सिमिलर इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया है। तो ये दो जो mRNA है बेसिकली जो मैसेंजर RNA जो प्रोटीन को करते हैं, उनकी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छी रही ह्यूमन बॉडी के ट्रायल्स पे। नाउ हाउ सिग्निफिकेंट आर द फाइंडिंग, कितनी सिग्निफिकेंट है ये फाइंडिंग। अगर बात करें फाइजर के प्लान की तो एक्सटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्लान कर रहे हैं कि कोई भी इन्वर्ट एट द रिस्क ना हो और जो वैक्सीन की जो प्रोडक्शंस हो वो सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद हो, क्योंकि आपकी रशिया ने अभी फेज़ 3 करने का फिर से डिसीजन लिया। दे हैव डिसाइडेड दे वुड बी अगेन गोइंग फॉर द फेज़ 3 ट्रायल आफ्टर द क्रिटिसिज्म फ्रॉम द WHO एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यहाँ पे फाइजर की कोशिश ये है कि सारे जो रिस्क हैं उसको कंसिडर करते हुए सब चीज़ को ग्रीन सिग्नल लेके उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। And the company has said that it will manufacturing 100 million doses of the vaccine by 2020 एंड और पोटेंशियली ये अपने डोज को फिर 2021 में बढ़ा के 1.2 बिलियन कर देंगे। फार्मास्यूटिकल जाइंट है फाइजर, एक बहुत बड़ी कंपनी है US की। इन्होंने 3 जगह अपने प्लांट लगाने की बात की है, एक तो मैसाचुसेट्स, मिशिगन एंड मिशोरी, राइट। ये 3 इंपॉर्टेंट सिटी है US की जहाँ पे ये अपने प्रोडक्शन करेंगे, मास प्रोडक्शन। और अगर बात करें बायोटेक जो कि अपने इन्होंने भी कैपेसिटी बढ़ाने की बात की है और ये ग्लोबल सप्लाई देगी विद द पोटेंट वैक्सीन्स। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी, कुछ रीसेंट स्टेटस थी जो कि ये 2 कंपनी के बारे में है। इंडिया के कंसर्न में हमने पहले भी डिस्कस किया है और मैं आपको एक बार इसमें थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की जो दोनों फेजेज हैं उन्होंने फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया एंड वेरी सून दे वुड बी एंटरिंग टू द फेज़ 3, राइट। Now the other topic is from the Indian Express. Center urged the state for the law on the flood damage, right। एक बहुत important news है, discharges management, general studies paper 4 में ये काफ़ी important हो सकते हैं आपके लिए।
तो सेंटर ने हर स्टेट गवर्नमेंट को एक डायरेक्टिव दी है, अर्जेंट एक्शन लेने की बात की गई है जहाँ पे जो भी फ्लड इफेक्टेड एरिया है वहाँ के लिए। तो बेसिकली अगर बात करें, इंडिया में यूनियन लेवल पे जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड रिन्यूएशन को चेंज करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। एंड द मेन पर्पस वाज दैट टू एडमिनिस्टर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एज द सूटेबल मैनर, राइट, एक बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एडमिनिस्टर किया जा सके। तो मिनिस्ट्री ने कहा है कि इट वुड इनैक्ट अ सूटेबल लेजिस्लेशन ऑन द लाइन ऑफ द मॉडल फ्लड प्लेन जोनिंग बिल जो 1975 में टेबल की गई थी, जहाँ पे मिटिगेशन डैमेज की बात की गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को क्यों कहा, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड द ऑनगोइंग मानसून सीजन जिस तरह से है, उसमें ऑलमोस्ट 800 लोग अभी तक ने अपना जान खो दिया है, एंड दे हैव अफेक्टेड, and more part of the country has been affected. Millions of the people have been affected on this, right? And 800 people has reported to be dead. फ्लड प्लेन की अगर बात करें और रिवर बेड की बात करें तो स्टेट सब्जेक्ट है, इस वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डायरेक्टिव दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि जो फ्लड प्लेन है और प्रोटेक्शन ऑफ रिवर बेड है वो सीधी जो लिस्ट है हमारी स्टेट लिस्ट में, वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है। एंड दस द लॉ ऑफ द मैटर कैन बी मेड ओनली बाय द स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट की प्रेरोगेटिव है, स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस पर लॉ बनाएंगे, और यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टिव दे सकती है। Now, the central has been pursuing the state government for enactment of such law for the last 4 decades. पिछले 40 वर्षों से इस पर बात चल रही है, but still no concrete action has been taken yet. एडवांटेजेस क्या क्या होंगे इस डिसीजन के, अगर बात करें डिमार्केशन की, तो जो फ्लड जोन है वेरियस एरियाज में इंडिया, पैन इंडिया में, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, किस तरह से मिटिगेशन करना है फ्लड डैमेजेस को, उनको देखा जाएगा। ग्राउंड वाटर की रिचार्ज की जो इशू है दैट हैज़ टू बी मेंटेनेंस ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड द कंजर्वेशन ऑफ द रिवाइन वाटर, जो बायोडाइवर्सिटी है रिवाइन लेवल पे, उन सारी चीज़ों को भी देखी जाएगी, राइट। तो रिवाइन बायोडाइवर्सिटी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इन्वायरमेंट सेक्शन। इन्वायरमेंट से डायरेक्ट प्रीलिम्स में इससे भी सवाल पूछे गए हैं, पहले भी यूपीएससी ने 2016-14 में सवाल पूछे हुए हैं, राइट। तो आप एक बार रिवाइन बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। नाउ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन द वाटर हैज़ ऑल्सो डिलिबरेटली taken a note on this, and they said that there should be something, a decisive law that would be enacting, that would be helpful for controlling the flood zone in the pan India, right? Now model flood zone की अगर बात करें, जो बिल ड्राफ्ट बिल थी 1975 में सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसको ड्राफ्ट किया था और इसको सर्कुलेट किया था टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में इसमें डायरेक्टिव दी गई थी। सबसे पहला मणिपुर, राजस्थान और उत्तराखंड, इन तीनों ने लेजिस्लेशन बनाया। मणिपुर की अगर बात करें तो उन्होंने 1978, उनके 3 वर्षों के बाद ही दे हैव डिमार्केटेड द फ्लड जोन, कहाँ कहाँ फ्लड जोन है, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्शंस लिया। राजस्थान ने 1997 में क्या किया, ये दे हैव इन्फोर्स्ड एंड दे हैव ऑल्सो इनेक्टेड द लॉ। उत्तराखंड ने कुछ लिमिटेड जगह पे, जैसे कि हरिद्वार है, उत्तरकाशी है, इन जगह के 2 सिटीज़ के लिए फ्लड प्लेन एरियाज़ को नोटिफाई किया है, राइट। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रिसेंट डेवलपमेंट के तौर पे मैं आपको बताऊं, 2017 में क्या हुई है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने डायरेक्ट किया कि जहाँ जहाँ भी डिमार्केशन होनी चाहिए फ्लड प्लेन की, खास करके हरिद्वार टू उन्नाव, उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, राइट। जो फ्लड प्लेन जोनिंग है दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द अर्लीस्ट। और इसके अलावा और भी जो स्टेट्स है, बिहार है, आसाम है, इन लोगों को भी इस तरह के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। So this is something which is the draft flood plain zoning bill is. This is from 1975. The Central Water Commission is doing their level best कि इसके जो parameters हैं उसको follow किया जाए state government के द्वारा भी. Now the other topic, that is the first dragon festival which would be there in the Kerala. Let's see what are the details in that. This is from the Hindu and this is very important for the prelims. Prelims में direct सवाल पूछे जाएंगे, main से related यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें important नहीं है. This is the first ever dragon festival. Schedule है केरला में, that will be scheduled on the January 2021. Most probably till because of the COVID-19 the things has been extended. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंडिया की जो इंडिया का जो विंग है, उन्होंने केरला के साथ ज्वाइन किया है इन द ऑर्डिनेट स्टडीज़, जिसको सोसाइटी फॉर ऑर्डिनेट स्टडीज़ भी कहते हैं। और पंटलुआ इज़ द ऑफिशियल मास्कट ऑफ द फेस्टिवल, राइट। बात करें, फेस्टिवल इज़ एक्सपेक्टेड टू कल्मिनेट इन द ड्रैगन समिट। ड्रैगन समिट भी होती है केरला में, तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके दोनों को कोलैबोरेट करके एक ड्रैगन फेस्टिवल भी किया जाएगा। And the Dragon Backyard Watch has been announced to enhance the participation of the people
to improve the observation skill, right? और ड्रैगन की बैकयार्ड वॉच है दैट ऑल्सो अनाउंस कि किस तरह से स्किल है, पार्टिसिपेशन है, लोगों को इम्प्रूव किया जा सकता है उन ऑब्जर्वेशन स्किल्स को लेकर के. एंड इट विल बी साइंस प्रोजेक्ट जहाँ लोगों को अवेयरनेस बताई जाएगी कि क्या होने चाहिए और कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्शन किस किस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए. ये सारी चीज़ें इस बेसिकली जो समिट हो रही है यहाँ पे ये चीज़ें बताई जाएगी. आप ये ज़रूर ध्यान रखना. पांडालू इज़ द ऑफिशियल मस्कट. दिस कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. ना नॉलेज हब की अगर बात करें तो एक डिजिटल नॉलेज हब बनाने की बात की है. दैट वुड बी सेटअप अंडर द SOS एंड द थम्बी पूर्णम फेसबुक पेज. एक फेसबुक पेज बनाया जाएगा ताकि लोगों को साइंटिफिक टेम्परमेंट या फिर उनके बारे में जो भी नॉलेज है वो ऑनलाइन दिया जा सके थ्रू पोस्टर, वीडियोज एंड स्टिकर्स ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज. और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे टू हैव अ मास अवेयरनेस कैंपेन्स. नाउ पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करें तो जो ड्रैगन नेशनल ड्रैगन फेस्टिवल है, द इवेंट हैज़ टू टेक प्लेस. जैसे मैंने आपको बताया जो 3-4 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. तो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल एंड हिस्टोरिकल सोसाइटी, इंडियन ड्रैगन सोसाइटी in association with the National Biodiversity Board, United Nation Environment Program, United Nation Development Program और International Union Conservation for Nature जिसको IUCN भी कहते हैं. तो ये जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका मैंने नाम लिया, इन सारे के बारे में आप एक बार डिटेल में पढ़ लें क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट आप जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. तो क्योंकि BNHS के बारे में भी UPSC ने पूछा हुआ है और नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बारे में भी क्वेश्चन आई हुई है. तो और जो बचते हैं ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में आप डिटेल में ज़रूर पढ़ लें. Now the last topic is post-pandemic future. This is written by Jayant Sinha. He is a former minister and the chairman of the standing committee, and he is the Lok Sabha member from the Hazaribagh, Jharkhand. Right? Now the global economy is the deepest economy contraction. जिस तरह से बात की गई है अभी कोविड-19 से पहले जो इकोनॉमिक डिप्रेशन देखी गई थी, ग्रेट डिप्रेशन, वो 1930 में ऑब्जर्व की गई थी. एंड पैंडेमिक हैज़ बिन स्प्रेडिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर द फ्यू मंथ्स अगो. पिछले कुछ 3-4 महीनों में जिस तरह से डिप्रेशन आई है, इसका बोला ये जा रहा है कि जो ग्रेट डिप्रेशन थी 1930 में उससे भी ज़्यादा इसके इम्पैक्ट हुए हैं. $1 ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमी आउटपुट इम्पैक्ट हुई है और मोस्ट कंट्री जो रिटर्न होगी अपने प्री लेवल पे, जो प्री कोरोना वायरस के जो लेवल्स थे उनमें वापस आने में उनको काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2 से 3 साल, राइट. एंड इवन द वर्ल्ड इज रिलाइंग फॉर द मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट. इंडिया ने रिकवर करने के लिए चाहे वो फ्रेश एनर्जी लगाने की कोशिश की है ताकि एक बोल्ड प्लान बनाया जाए और एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाया जाए कि किस तरह से रिवाइवल की जा सके. आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये आर्टिकल क्योंकि प्रेजेंट मिनिस्टर जो इनकम्बेंट उन्होंने लिखा है तो इन्होंने सारी बातें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में की हैं. गवर्नमेंट की तारीफ़ की है, क्या क्या पॉजिटिव स्टेप्स लेके उसके बारे में बात की गई है. क्रिटिसिज्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है. क्रिटिसिज्म में हमने पहले भी अपने एडिटोरियल में उसको डिस्कस किया हुआ. तो दिस इज़ मोर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, राइट. कैलिब्रेटेड मेजर्स की बात की गई है कि किस तरह से जो रैपिड लॉकडाउन है उन्होंने बहुत लोगों का लाइफ सेव किया है एंड प्रोवाइडिंग द अबंडेंट रिलीफ टू द लाइवलीहुड. उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग रिवाइवल है आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था. ट्रेंचेस में 5 ट्रांचेस में जो स्टिमुलस पैकेज है वो दिए गए थे. हॉस्पिटल बेड्स की अगर बात करें, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई. N95 मास्क की जो प्रोडक्शंस हैं वो इंडिया में होने शुरू हो गए. PPE किट्स की प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो गए और जो सब डिस्ट्रिक्ट्स में सप्लाई को बढ़ाया गया. कोविड-19 केयर यूनिट बनाए गए. क्वारंटीन सेंटर्स हैं दैट वर एस्टेब्लिश्ड इन द एवरी ब्लॉक. धीरे धीरे ये सारे ब्लॉक के लेवल तक भी पहुंच चुकी है. अभी भी इंडिया में जो रूरल एरिया है दे आर ऑल्सो फेसिंग द लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन दैट स्टिल रिपोर्टेड. तो टेस्टिंग लैब्स की अगर बात करें दैट हैज़ ऑल्सो बीन अवेलेबल टू 18 to 90% ऑफ द ऑल डिस्ट्रिक्ट्स. रिवाइवल पैकेज की अगर बात करें तो लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई गई जो कि एक मैसिव रिलीज पैकेज थी. इस प्रोग्राम के थ्रू 80 करोड़ जो लोग थे उनको डायरेक्ट राशन दिया गया थ्रू द PDS, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और जो रूरल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दिस सपोर्ट 60 to 70% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन. इंडिया के जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 60 to 70% रूरल इकोनॉमी से कॉन्ट्रीब्यूट है और ये GDP में 46% तक इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू द RBI एंड द पॉलिसी एक्शंस. RBI ने क्या किया, जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए बेसिकली लार्ज कॉर्पोरेट लोगों के लिए एक सब्सटैंशियल
कोऑर्डिनेटेड बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट, लोन देने की बात की गई। कंप्लायंस फिलिंग की अगर बात करें, टैक्स पेमेंट की बात करें तो दे हैव एक्सटेंडेड इट फॉर द सेवरल मंथ, जहां मार्च में होती थी उसको बढ़ा करके सितंबर तक कर दिया गया। और जो लोन है, जो मोराटोरियम है, उनको भी बढ़ा करके 6 मंथ तक लिए एक्सटेंड कर चुका है। कोलैटरल फ्री लोन दी जा रही है एमएसएमई को। एमएसएमई की अगर बात करें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 34% है टोटल जीडीपी में, इंडिया के जीडीपी में, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि एमएसएमई को कोलैटरल फ्री लोन दिया जाए ताकि वो इकोनॉमिक रिवाइवल में मदद कर सकें। की रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज जिस तरह से दिया, या आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स में काम की गई है। जैसे अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर्स में, डिफेंस प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कोल माइनिंग और पब्लिक सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई है जहाँ पे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के थ्रू चीज़ों को रिवाइव किया जाएगा। एंड दिस सेक्टर्स पोजिशन इन द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल एंड द इन्वेस्टर्स। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ें की गई है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात की गई है, जहाँ पे इंडिया की जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जो कोल्ड चेन है, उसको बूस्ट किया जाएगा। एडिशनली 1 लाख करोड़ रुपीज़ तक इमारत की गई है फॉर बिल्डिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज स्टोरेज डिपॉजिट, रेफ्रिजरेटर वेयर हाउस एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ को। एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास सैंक्शन किया है। सो दिस वुड बी बूस्टिंग द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स। और डिफेंस इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो जो डिफेंस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो पहले 49% हुआ करती थी, इसको बढ़ा करके 74% कर दिया गया है थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट की रिफॉर्म्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन। तो इस एडिटोरियल में सारी पॉजिटिव बातें जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसके बारे में डिस्कशन है। क्रिटिक हमने इस यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। क्रिटिक ऑलरेडी यू नो कि बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान हुआ, जो हमारे छोटे व्यापारी थे और जो माइग्रेंट लेबर्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा इनका नुकसान होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अनएम्प्लॉयमेंट का भी सफ़र करना पड़ रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिपरकशन दैट हैज़ बीन देयर फॉर द लॉकडाउन, राइट। And I would like to tell you that we have started the daily answer writing session. Now this session has moved from Telegram to the ISGN website. आप यहाँ पे जाकर के अपने आंसर्स लिख सकते हैं। हर सुबह आपको सवाल मिल जाएगी, आप 6 PM तक अपने आंसर्स को सबमिट कर पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर लें, जहाँ पे इसकी ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। Now moving to the answers of the yesterday questions. तो जो पहला सवाल है उसके करेक्ट ऑप्शन है डी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट दैट द ग्रीन बॉन्ड इज इशूड only for a green project and not for the brownfield project, and the capital raised through the fund would be used for the project related to renewable energy emission reductions. और जो second statement है वो भी incorrect है, that is the green bond are issued by the multilateral agency and the World Bank, corporation, government and the municipalities. So ये दोनों जो statement है ये correct है। Now coming to the second question, यहाँ पे जो correct option है वो C है कि नरेंद्र दत्ता, who later come to be known as the Swami Vivekananda, spread the Ramakrishna message and tried to reconcile the need of contemporary India society, and he emerged as the preacher of New Hinduism. तो New Hinduism की बात आएगी तो नरेंद्र दत्ता की बात होगी। And second statement is correct that Vivekananda was a great human and used the Ramakrishna mission for the humanitarian relief and the social work. The mission stands for the religious and social reform, and Vivekananda advocated for the doctrine of service and services for the all being. ये जो थीम है, ये जो टैगलाइन है, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखें। पढ़ते अपने MCQ सवाल की तरफ। So the first question is from the economy. Consider the following statement with reference to commercial paper. इनमें कौन-कौन से statement correct हैं? It is a short-term capital requirement applicable at the lower bank rate, or commercial paper are not needed to be restricted in the not need to be registered in the SEC, that Security and Exchange Commissions. तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं। दोनों स्टेटमेंट को आप आराम से पढ़ लें, और जो ऑप्शंस हैं A, B, C या फिर D, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। Now the second question is from the static portion of modern history with reference to communal award. Consider the following statement. It is an expression of British policy with divide and rule, and it entitled the depression caste for the separate elect. जो डिप्रेस क्लास थी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था। तो कम्युनल अवार्ड की जो मेन थीम है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इसमें जो 2 भी करेक्ट ऑप्शंस हैं वो आप हमें ऑप्शंस में चुन करके अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं। और अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं। विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।